देखिए यूरिन फॉर्मेशन के लिए हम लोग बात किए हुए थे कि 3 मैकेनिज्म का होना जरूरी है। पहला हम लोग देखे था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड क्या था रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड हो जाएगा आपका स्टीरियोसेशन। पूरा का पूरा मैकेनिज्म यूरिन फॉर्मेशन का अल्टीमेटली हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर वगैरह पे बात करने के बाद नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पे बात करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए थे कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। देखिए यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 प्रोसेस काम में आता है। पहला हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन, फिर डिफ्यूजन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ऊपर हम लोग बात कर चुके थे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा का मतलब हाँ बहुत हाई मैग्नीशियम पे, और फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्ट्रेशन हो रहा था। ये काम हम लोग देख रहे थे बाउमेंस कैप्सूल के अंदर हो रहा था। वहाँ पे हम लोग देख रहे थे, अगर आपको फिगर याद आ रहा होगा, ये आपका कुछ इस तरीके से बाउमेंस कैप्सूल प्रेजेंट था क्या, ये आपका पीसीटी हो जाएगा, ये ग्लूकोफेनिल वगैरह हो जाएगा। ये बाउमेंस कैप्सूल के पास हम देख रहे थे एक आर्टरी आ रहा था, इसको हम क्या बोल रहे थे, एफरेंट आर्टरिया बोल रहे थे। एक निकल भी रहा था, क्या बोल रहे थे, एफरेंट बोल रहे थे। एफरेंट आर्टरिया का डायमीटर ज्यादा था, इफरेंट आर्टरिया का डायमीटर कम था। ये डायमीटर का जो डिफरेंस था, इसी की वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो पा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ज्यादा चाप लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा आपको समझना है। क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कहाँ से आने वाला है। वो कुछ पॉइंट रहता है जहाँ से क्वेश्चन आएगा, कौन सा प्रोसेस एक्टिव है, कौन सा प्रोसेस पैसिव है, कहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, बस उधर से ही क्वेश्चन आने वाला है। बस आपको जो मैकेनिज्म है वो आपको दिमाग में रखना चाहिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे बात कर रहे थे, एफरेंट आर्टरियल आ रहा था, निकल रहा था क्या, इफरेंट आर्टरियल निकल रहा था। और यहीं पे हम लोग बात कर रहे थे कि ग्लोमेरुलस का जैसे स्ट्रक्चर बन रहा था, कैपिलरी का एक टफ्ट बन रहा था कुछ इस तरीके से। एक एफरेंट आर्टरियल जिसका डायमीटर बड़ा था, वो ब्रॉडर डायमीटर वाला एफरेंट आर्टरियल आया था, और एक नैरो डायमीटर वाला इफरेंट आर्टरियल निकला था, और बीच में ये कैपिलरीज के अंदर डिवाइड किया था, और यही कैपिलरीज में प्रेशर जनरेट हो रहा था, और इसी प्रेशर का रिजल्ट से फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा था। वुमेन्स कैप्सूल के स्ट्रक्चर पे बात की थी, यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होता है, क्या बोले थे, फोटोसाइट्स बोले थे। ये फोटोसाइट को स्लिट सेल बोलते हैं। माइन्यूट पोर प्रेजेंट होता है, देखा है फिल्टर वगैरह जो घर में यूज होता है उसमें देखा है ऐसा कॉलम ऐसा रहता है, वहाँ देखना पतला पतला छेद रहता है, स्लिट्स प्रेजेंट होता है। उसी स्लिट्स के थ्रू जो होते हुए फिल्ट्रेशन होता है। सेम काम यहाँ पे फोटोसाइट करता है, और फोटोसाइट के थ्रू यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा था। एक दिन में अगर हम बात करें तो 180 लीटर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा था क्या, एक दिन के अंदर 180 लीटर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा था। हाँ, एक बहुत सरप्राइजिंग बात है, हमारे बॉडी के अंदर 180 लीटर का तो फ्लूइड प्रेजेंट ही नहीं होता है। हाँ, ब्लड भी तो इतना नहीं होता है, ना ही आपका प्लाज्मा इतना ज़्यादा होता है। लेकिन फिल्ट्रेशन कई बार फिल्ट्रेशन होता है, अप्रॉक्स 60 टाइम्स, 60 बार फिल्ट्रेशन होता है। मतलब आपका हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है, वो ब्लड आपका जाता है किडनी में, और लगभग 60 बार 60 टाइम्स की सर्कुलेशन चलता है, और तब जाकर के अल्टीमेटली आपका एक दिन के अंदर में कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है, 180 लीटर का फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा था। इसी को हम लोग बोल रहे थे GFR बोल रहे थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोल रहे थे। 1 मिनट के अंदर 125 ml। हाँ, ये सब डेटा से क्वेश्चन आ सकता है कि GFR क्या है, या GFR का डेटा क्या है। एक दिन के अंदर इतना हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर 125 ml प्रोड्यूस हो रहा था। ये GFR हम लोग देख रहे थे। खास बात क्या की है कि 180 लीटर को प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन के अंदर, लेकिन यूरिन के रूप में हमारा एक्सक्रीट कितना हो रहा है, 1.5 लीटर। 180 लीटर जब यहाँ पे डाला गया है, और यहाँ से यूरिन के तौर पे सिर्फ निकल रहा है 1.5 लीटर, इसका मतलब ये बात साफ है कि मेजॉरिटी जो पोर्शन है, लगभग 178.5 लीटर, इसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है किडनी के द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा। इसका मतलब आपका पर डे 180 लीटर का फिल्ट्रेट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, और उसमें से सिर्फ कितना लीटर निकल रहा है बाहर, 1.5 लीटर आपका बॉडी से बाहर निकल रहा है। मतलब 178.5 लीटर क्या हो जा रहा है, रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है। हम बात भी किए हुए थे यहाँ पे कि बहुत सारा यहाँ पहले तो दे दिया, फिर उसका उधारी वाला एग्जाम्पल भी दिए हुए थे कि जिस तरह से मान लीजिए हम किसी को उधारी दे दिए हैं, फिर उसके बाद हम उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं ताकि हमको टाइम पे पैसा वापस मिलते रहे। उसी तरीके से ये जो ट्यूब्यूल यहाँ पे होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग लूप हो गया, असेंडिंग लूप हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, इसके चारों तरफ आर्टरी का ही एक ब्रांच घूमता है जिसको हम बोलते हैं पेरिटिकुलर कैपिलरी नेटवर्क, या फिर वार्सा बोलते हैं। ये इसके चारों तरफ कॉइल करता हुआ चलता है, और इससे सब कुछ को वापस ले लेता है, और इसी वापस लेने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन। तो देखिए ना, नाम में
फीडिंग मतलब क्या, दोबारा, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो ये जो दोनों प्रोसेस है बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कितना फिल्ट्रेशन होता है एक दिन के अंदर, 180 लीटर एक दिन में फिल्ट्रेट हो रहा है, तो हेवी मैग्नीट्यूड हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है एक दिन में, 178.5 लीटर। ये दोनों ही जो प्रोसेस है बहुत हेवी मैग्नीट्यूड का होता है। ये दोनों में ही अगर जरा सा भी फर्क आएगा तो आपका यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। हम लोग देखे थे अगर 10% आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी कि आपका जीएफआर अगर 10% बढ़ जाएगा, आपका यूरिन 13 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि 1.5 लीटर से 19.3 लीटर लगभग आपका यूरिन प्रोडक्शन होने लग जाएगा। उसी तरीके से अगर आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बढ़ गया है, अगर आपका जीएफआर बढ़ गया, और सोचिए अगर क्या होगा अगर रीअब्जॉर्प्शन घट गया तो, रीअब्जॉर्ब जो कर रहा है, जो वापस खींच रहा है, वो अगर घट जाए तो क्या होगा, तो भी यूरिन ज्यादा एलिमिनेट होगा। सेम तरीका से अगर आपका 10% रीअब्जॉर्प्शन घट जाता है, पर डे कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है, 178.5 लीटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसका अगर 10% घट गया रीअब्जॉर्प्शन, फिर से आपका जो यूरिन है वो 13 टाइम्स ज्यादा एक्सक्रीट होने लग जाएगा, लगभग 19.3 लीटर यूरिन निकलने लग जाएगा। तो बहुत ही फास्ट मैग्नीट्यूड का ये दोनों प्रोसेस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन। जबकि ट्यूबुलर सिक्रीशन जो देखेंगे ये उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का नहीं होता है। लास्ट में कुछ बचा मटेरियल है जिसको नहीं डाला जा सका था यहाँ पे, उसको फिर बाद में यहाँ पे सिक्रीट कर दिया जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब यहाँ पे फिल्टर कर दिया गया, रीअब्जॉर्प्शन मतलब वापस खींच लिया गया। कहाँ से खींच लिया गया, नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल से खींच लिया गया, पीसीटी से खींचा गया, डिसेंडिंग लूप से खींचा गया, एसेंडिंग लूप से खींचा गया, पीसीटी से खींचा गया, कलेक्टिंग डक्ट से खींचा गया, उसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन बहुत सारा बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है या हेवी साइज का मॉलिक्यूल होता है जो यहाँ पे फिल्टर हो नहीं सकता है। यहाँ पे बताइए बड़ा मॉलिक्यूल यहाँ फिल्टर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन वो सब मॉलिक्यूल को भी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। जैसे कि बहुत सारे ड्रग्स वगैरह है, बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह है, मसाला वगैरह है, बहुत सारा क्रिएटिनिन, वो आपका किडनी बिल्कुल उसको एक्सक्रीट कर देता है, वो सब हेवी मॉलिक्यूल होता है, वो सब मॉलिक्यूल यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाता। काश यहाँ पे फिल्टर हो जाता, तब ये वाला प्रोसेस आता ही नहीं। लेकिन सिंस फिल्टर नहीं हो पाता है ब्लड से, इसीलिए ये जो भाषा रेक्टा घूम रहा था चारों तरफ, इसलिए घूम रहा था, वापस लेने के लिए घूम रहा था। वही भाषा रेक्टा बोलता है अरे रुक जाओ भाई, हम वापस तो सब कुछ ले लिए, लेकिन हमारे पास कुछ देने के लिए भी है जिसको हम यहाँ पे दे नहीं सके। वही सब मॉलिक्यूल को वापस से पोर कर देता है, वापस से डाल देता है, सिक्रीट कर देता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। चलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे हम लोग बात कर चुके थे, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। अच्छा यहाँ से देखो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा पीसीटी से क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, पीसीटी से क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। हम क्वेश्चन का पैटर्न बता रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, WOTF लिखा हुआ रहता है हमारे इसमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम पीसीटी एक्टिवली। और ऑप्शन में बहुत कुछ भी देगा, यहाँ भी ऑप्शन ये सब भी देगा, ये सब भी देगा, ये सब भी। आपको किसमें मारना है, ये सब में से किसी में चूज करके मारना है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आ जाएगा डिसेंडिंग लूप से क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। एसेंडिंग लूप से क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम। ये पता है ना डिसेंडिंग। देखिए फिर से एक बार पार्ट्स को हम लोग रिवाइज कर देते हैं। ये एक नेफ्रॉन का पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉम्बेस कैप्सूल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ट्यूब का छोटा बेटा ट्यूब्यूल होता है, और प्रॉक्सिमल का मतलब नजदीक वाला। बॉम्बेस कैप्सूल के नजदीक वाला को बोलेंगे प्रॉक्सिमल। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, कॉन्वोल्यूशंस होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो सबसे नजदीक वाला को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं।
इसके बाद लूप ऑफ हेनले आ जाता है। साइंटिस्ट का नाम है सब, बॉमेन साइंटिस्ट का नाम है, हेनले साइंटिस्ट का नाम है, ये सब साइंटिस्ट का नाम है। अच्छा, हेनले का लूप इसको हम लोग बोलते हैं। ये नीचे गिर रहा है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। ये ऊपर चढ़ रहा है, इसको बोलते हैं एसेंडिंग। वापस से फिर ये कॉन्फिगरेटेड ट्यूब्यूल आ जाता है, ये डिस्टल वाला है, दूर वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं डीसीटी, डीसीटी बोलते हैं। इसके बाद फिर आपका कलेक्टिंग करता आ जाता है। देखिए पीसीटी से क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, जो हम रेड इंक से लिखे हुए हैं वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो रहा है। एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन का मतलब एनर्जी दिया जा रहा है वहां पे, उसी को ना एक्टिव बोलते हैं। जबकि पैसिव का मतलब क्या, अलाउ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ज्यादा विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, नेक्स्ट एक ग्रीन इंक से जो लिखे हुए हैं उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही जाता है, लेकिन एक स्पेशल प्रोटीन लगता है, क्या बोलते हैं उसको, फैसिलिटेटर। क्या बात है, फैसिलिटेटर प्रोटीन। ये कितने टाइप का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 3 टाइप हो रहा है। एक हो रहा है एक्टिव, एक हो रहा है पैसिव, एक हो रहा है फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड याद रखने की जरूरत नहीं, तो बहुत आसान है, सबको याद हो जाता है। चलिए यहाँ पे पीसीटी पे हम लोग बात कर लेते हैं। पीसीटी पे एक्टिवली रिएब्सॉर्ब क्या क्या हो रहा है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, यूरिया और अमोनियम आयन यहाँ से रिएब्सॉर्ब हो रहा है। जबकि पैसिवली क्या किया जा रहा है, H2O, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा माइनस चार्ज वाला सब पैसिवली निकल रहा है, प्लस चार्ज वाला सब एक्टिवली निकल रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, डिसेंडिंग लूप से वाटर निकल रहा है, पैसिवली निकल रहा है यहाँ से वाटर, वाटर निकल करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जा रहा है, जबकि असेंडिंग लूप से वाटर नहीं निकल। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वाटर निकलता है कहाँ से, डिसेंडिंग लूप से या असेंडिंग लूप से। डिसेंडिंग, आपका फिगर दिमाग में रहना चाहिए, फिगर आएगा अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। असेंडिंग से क्या निकल रहा है, सोडियम। सोडियम निकलेगा तो कैसे निकलेगा, एक्टिवली ही निकलेगा, क्योंकि चार्ज है, प्लस चार्ज है, इसीलिए। अच्छा, डीसीटी से फिर से क्या निकल रहा है, सोडियम। कैसे निकल रहा है, एक्टिवली निकल रहा है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं। वो एल्डोस्टेरॉन का मात्रा जैसे आपका इंक्रीज करेगा, आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स याद आ रहा है क्या, कहाँ पे होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, किडनी को क्या बोलते हैं, रीनल के ऊपर प्रेजेंट होने वाला ग्लैंड को क्या बोलेंगे, एड्रिनल बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है वो रिलीज करता है एक हार्मोन, क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जैसे रिलीज होगा, यहाँ से सोडियम आयन निकलने का प्रोसेस बढ़ जाएगा, तेजी के साथ होगा यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ से देखिए वाटर निकल रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या फिर इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये रिलीज करता है, याद आ रहा है क्या, पढ़ाए थे एंडोक्राइन में। अच्छा, एडीएच को बनाता है हाइपोथैलेमस, 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 जैसा ही ऐसे कुछ था ना। ये क्या है, ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। एडीएच बनता है, हम बोले भी थे कि हाइपोथैलेमस खुद कुछ काम नहीं करता, वो करवाता है, वो मैसेज भेजता है किसको, पिट्यूटरी को, आप रिलीज करो। ये हाइपोथैलेमस जो है ये बनाता है एडीएच हार्मोन को और उसको भेज देता है किसके पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। किसके पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है क्या, एडीएच। तो जैसे आपका बॉडी में हाइपोथैलेमस ट्रिगर होगा, हाइपोथैलेमस एडीएच का सिंथेसिस करने लग जाएगा और हाइपोथैलेमस भेजेगा किसके पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच को रिलीज करेगा, एडीएच का मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगा, यहाँ से वाटर का निकलना भी और ज्यादा बढ़ने लग जाएगा और वाटर यहाँ से इसी प्रोसेस से निकलता है, एडीएच का हेल्प से यहाँ निकलता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसको बोलते हैं। फाइनली कलेक्टिंग डक्ट से आपका थोड़ा सा वाटर और थोड़ा सा यूरिया रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है। आप यहाँ से देखेंगे, अगर देखिए इतना ही फेनोमेना देखने में इतना सिंपल लग रहा है, लेकिन इसी के थ्रू 178.5 लीटर रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है। इसमें से मेजॉरिटी जो पानी है पूरा पानी भर भर के रीअब्सॉर्ब कर ले रहा है, कि फिल्टर हो गया था बहुत ज़्यादा, नहीं बोले थे बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया है, अभी क्या करेगा, भसा रेखा इसके चारों तरफ घूमते रहेगा कि हमको वापस दे दो। अच्छा बताओ तो ये जो वाटर यहाँ निकला किसके पास जाएगा, भाषा रेखा में जाएगा, क्या किसके चारों तरफ कौन घूम रहा है,
और फिर से ब्लड आपका वो सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो ये सब चीज रीनल ट्यूब्यूल से निकल रहा है और घुस रहा है कहाँ पे, वसा रेक्टा में घुस रहा है और अल्टीमेटली आपका ब्लड के अंदर चला जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। बोलिए इसमें दिक्कत। डिसेंडिंग लूप वाटर के लिए परमिएबल होता है, ये वाटर को रिलीज कर देता है, जबकि ये सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है, सोडियम यहाँ से नहीं निकल सकता है, नेचर होता है इसका। जबकि असेंडिंग लूप जो है ये वाटर के लिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये नेचर है। यहाँ से देखिए वाटर निकल भी नहीं रहा है, क्या निकल रहा है, सोडियम है। चलिए एक बार बिना देखे याद करने की कोशिश कीजिए, तो बोलिए पीसीटी से क्या क्या हो रहा है। दो चीज हो रहा है, एक तो एक्टिवली हो रहा है, क्या क्या एक्टिवली हो रहा है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, यूरिया, अमोनियम। अच्छा पैसिवली क्या क्या निकल रहा है, वाटर, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड। अच्छा पीसीटी वाला काम खत्म, डिसेंडिंग में जाएंगे, डिसेंडिंग से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, असेंडिंग से क्या निकलेगा, सोडियम निकलेगा, डीसीटी से क्या निकलेगा, सोडियम निकलेगा, किसके हेल्प से, और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, किसके हेल्प से, बाकी आपका कलेक्टिंग डक्ट से क्या निकलेगा, वाटर और यूरिया निकलेगा। बस इतना सा बात है। रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, जो रीएब्जॉर्प्शन का जो काम हो रहा है वो तीन तरीके से काम हो रहा है। कुछ तो मॉलिक्यूल है जो पूरा का पूरा रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है, कुछ मॉलिक्यूल है जो आधा अधूरा रीएब्जॉर्ब हो रहा है, और कुछ मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। जो पूरा रीएब्जॉर्ब हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फुल थ्रेशोल्ड। फुल थ्रेशोल्ड रीएब्जॉर्प्शन मतलब कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन। वो जरा सा भी आपका यूरिन से बाहर नहीं निकलेगा, वो पूरा का पूरा रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है। मतलब आपका जो फिल्ट्रेशन होने के बाद जब वो ट्रेवल कर रहा था वो पूरा का पूरा वापस रीएब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? रीएब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए कौन कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको पूरा का पूरा खींच लेता है, ग्लूकोज, हाँ, और एमिनो एसिड। क्या बात है, ग्लूकोज और एमिनो एसिड खास करके ये दोनों को बिल्कुल रीअब्सॉर्ब कर लेता है 100%। ग्लूकोज तो आपको बॉडी के लिए बहुत अच्छा है भाई, है? तो उसको वापस उसको बाहर भेज के क्या करेगा, यूरिन के थ्रू। अगर यूरिन के थ्रू ग्लूकोज निकल रहा है ना तो समझ जाइए आपको प्रॉब्लम है। 180 इसका रहता है, थ्रेशोल्ड रहता है इसका 180 से अगर पार कर गया आपका ग्लूकोज लेवल है तो फिर वो आपका 180 mg/dl अगर आपका हो रहा है, इसका मतलब आपको डायबिटीज हो गया है, आपका यूरिन में चींटी लगने लग जाएगा। बताए थे हम स्कूल के अंदर, है ना, 180 mg/dl का इसका ये होता है, थ्रेशोल्ड होता है जी। इतना का इतना ग्लूकोज जो है पर डे रिलीज होता है, मतलब फिल्टर होता है, लेकिन 100% ग्लूकोज को वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फुल थ्रेशोल्ड, पूरा का पूरा रीअब्सॉर्ब। एमिनो एसिड भी सारा का सारा रीअब्सॉर्ब कर लिया। कुछ मॉलिक्यूल्स है जो पार्शियल थ्रेशोल्ड शो करता है, मतलब थोड़ा थोड़ा रीअब्सॉर्ब कर लेता है और बाकी थोड़ा थोड़ा फेंक देता है। हाफ रीअब्सॉर्प्शन, आधा खींचेगा आधा छोड़ देगा। क्या लगता है पानी का क्या होता है? पानी हाफ तो नहीं, बहुत ज्यादा खींच लेता है, थोड़ा सा लेकिन बाहर भी भेजता है, तो वाटर इसके अंदर आ जाएगा। कुछ यूरिया को भी वापस खींच लेता है और बाकी यूरिया को भी वापस निकाल देता है, पार्शियल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो बिल्कुल रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है जिसके अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए थ्रेशोल्ड रीअब्सॉर्प्शन। ए लग गया मतलब एब्सेंट, यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, नॉट एट ऑल रीअब्सॉर्प्शन। सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा था, हो रहा था फिर, और याद आ रहा है कुछ? एक का आपका क्रिएटिनिन है, एक है बायोमॉलिक्यूल में पढ़ाए थे, एक कंपाउंड का नाम हम हिंट तो दिए, बायोमॉलिक्यूल में पढ़ाए थे, फ्रक्टोज का पॉलीमर है, हाँ एन्यूलिन, याद आ रहा है एन्यूलिन।
कि एनिलिन, यहाँ पे क्रिएटिनिन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? और ये पॉइंट से नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। एब्जॉर्प्शन 3 तरीके से होता है, मतलब अलग अलग मैग्नीट्यूड का। कुछ मॉलिक्यूल है जो पूरा का पूरा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज पूरा वापस खींच लेगा। हाँ, फिल्टर कर दिया, हम तुमको दे दिए, लेकिन अभी छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारे चारों तरफ घूमते रहेंगे, तुमसे वापस पूरा वापस ले लेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फुल थ्रेशोल्ड बोलेंगे। कौन कौन सा? ग्लूकोज और एमिनो एसिड। कुछ मॉलिक्यूल्स है जो आधा मतलब कुछ खींच लेगा और कुछ को जाने देगा, जैसे कि आपका वाटर और यूरिया। जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका बिल्कुल भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो पूरा का पूरा बोलेगा कि तुम जाओ। क्रिएटिनिन और एनिलिन, सबसे इंपॉर्टेंट है एनिलिन। एनिलिन आपका बॉडी में, किडनी आपका एनिलिन जरा सा भी स्टोर नहीं करता है। जरा सा भी अगर एनिलिन प्रोड्यूस हुआ है, उसको वो पूरा का पूरा रिलीज कर देता है। एनिलिन से मेजर किया जाता है जीएफआर। एनिलिन को ही कैलकुलेट कर करके जीएफआर फाइंड किया जाता है। आपका किडनी का हेल्थ चेकअप किया जाता है एनिलिन का हेल्प से। और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि पॉलीमर ऑफ, देखिए ट्यूबुलर सिक्रेशन का प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जब फिल्ट्रेशन हो रहा था, इस दौरान में फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है थ्रू द पोडोसाइट्स होता है, स्लिट सेल्स प्रेजेंट होता है। छोटे छोटे जो आपके मॉलिक्यूल्स रहते हैं वही यहाँ से फिल्टर करके पास हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो इस जगह पे पास हो नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से बाद में इनको भासा रेक्टा से रीनल ट्यूब्यूल के अंदर डाला जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलते हैं। पीसीबी में कुछ हो रहा है, सेकेंडरी ग्रुप ऑफ फैमिली में हो रहा है। चलिए, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी का काम करने का रेगुलेशन, किडनी का फंक्शन करने का रेगुलेशन। देखिए 4 चीज होता है जो किडनी का काम करने को कंट्रोल करता है। 4 चीज होता है, हम लिख देते हैं आपके सामने कौन कौन सा चीज होता है। एक को बोलते हैं ऑटो मायो रेगुलेशन, दूसरे को बोलते हैं हार्मोनल रेगुलेशन, तीसरे को बोलते हैं आप सबका प्यारा रास, और चौथा आ जाएगा आपका ANF। ये 4 चीज मिल करके किडनी का फंक्शन को रेगुलेट करता है। देखिए ये जो तीनों चीज है, जब आपका जीएफआर कम हो रहा है, जीएफआर कम का मतलब फिल्ट्रेशन कम हो रहा है वहां पे, जब आपका फिल्ट्रेशन वहां बाउमेंस कैप्सूल के अंदर कम हो रहा है, तभी आपका ये तीनों चीज काम करेगा और जीएफआर को इंक्रीज करने का काम करेगा। अब ये तीनों चीज काम करते करते जीएफआर को बढ़ा दिया, अब जीएफआर बढ़ले रह जाएगा फिर, और अगर बढ़ा हुआ जीएफआर भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पूरा जीएफआर हो गया, पूरा बीपीयू पे वगैरह हाई हो गया, ब्लड वॉल्यूम पूरा हाई हो गया, एकदम ढेर शुरू कर रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन, ये तो बढ़िया चीज नहीं है। इसलिए जो है आपका फिर चौथा चीज आता है जो ये तीनों को फिर, बस इतना सा बात है। अभी देखिए फटाफट से समझिए बात होता क्या है। जब आपका जीएफआर घट रहा है, जीएफआर आपका घट रहा है, इसका मतलब आपका यहाँ पे जो चीज हो रहा है, एफरेंट आर्टेरियल है, इफरेंट यहाँ से निकला है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का रेट घट गया है, फिल्ट्रेशन का रेट यहाँ से घट गया है। तो इस वजह से पहला स्टेप हम लोग देखते हैं ऑटो मायो रेगुलेशन में क्या होता है। देखो नाम में ही काम है, ऑटो का मतलब खुद से, मायो का मतलब क्या बात है, मसल्स। हाँ, मायो का मतलब मसल, रेगुलेशन का मतलब रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। ऑटोमेटिकली मसल के थ्रू रेगुलेट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटो मायो रेगुलेशन। देखिए कैसे होता है, जीएफआर घटा हुआ रहेगा तभी काम करेगा, तभी ना काम करेगा, बढ़ाने के लिए जीएफआर घटा हुआ है। ये ऑटो मायो रेगुलेशन के प्रोसेस से क्या होता है, इफरेंट आर्टेरियल के चारों तरफ प्रेजेंट होता है बहुत सारा ऐसे स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्मूथ मसल सेल। अरे मसल सेल होता है ना, स्मूथ मसल सेल, समझते हैं ना? ऑटोनोमस होता है, स्मूथ मसल होता है, कार्डियक मसल होता है, स्केलेटल मसल होता है। स्केलेटल मसल जहां अपना चाह के काम करवाएंगे, अरे हाथ उठो, उठ रहा है, अरे पैर चलो, चल रहा है, अरे मारो तो मार, उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल, जो आपके वॉलंटरी के अकॉर्डिंग काम करेगा। वॉलंटरी मसल भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप का मसल होता है स्मूथ मसल। आपका चाहने या ना चाहने पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, आप चाह रहे हैं क्या कि आपका आईलिड ये हो झपके और खुले, चाह रहे हैं क्या?
नहीं चाहेगा तो भी झपकेगा। अच्छा आप खाना खाए हैं, मान लीजिए आज आपका घर में बढ़िया खाना बना है, आज चिकन बिरयानी आप खा रहे हैं। अच्छा चिकन बिरयानी खा रहे हैं, अभी आप खाए हैं और आप चाह रहे हैं नहीं एक तो बहुत दिन के बाद खाए हैं तो थोड़ा देर के लिए इसको रखते हैं यहीं पे, मतलब इतना इसोफेगस में थोड़ा देर के लिए रख लेते हैं। अरे बहुत दिन के बाद खाए हैं तो ज्यादा समय के लिए अपने बॉडी के अंदर रख लेते हैं। अभी 5 दिन के लिए हमारा बॉडी के अंदर रहेगा बिरयानी रहेगा, तो क्या डाइजेशन रोक देंगे? रोक नहीं सकेंगे, नहीं सकेंगे। क्या है कि यहाँ पे कौन सा मसल प्रेजेंट है? स्मूथ मसल प्रेजेंट है। इसोफेगस का मूवमेंट होगा ही, आपका जो खाना जो बोलस बोलते हैं, बोलस खाना को बोलस नीचे जाएगा ही, आप बोलस को रोक नहीं सकते। क्या है कि कौन सा मसल है? आपका कोई कंट्रोल उस पर नहीं है। ये दूसरा टाइप का मसल। तीसरा टाइप का मसल कार्डियक मसल, जो आपका हार्ट में प्रेजेंट होता है। हार्ट तो बीट करते रहेगा, आप चाहे या ना चाहे। यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल। कौन सा मसल? यहाँ पे स्मूथ मसल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस पे कंट्रोल रहेगा आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन बॉडी इसको कंट्रोल करता है अपने तरीके से। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ये सब चीज कंट्रोल होते रहता है, सब चीज रेगुलेट होता है अपना अपना हिसाब से। जब बॉडी को पता चलेगा यहाँ जीएफआर घट गया है, यहाँ पे क्या हो गया? जीएफआर घट गया है। जब बॉडी को पता चलेगा यहाँ आपका जीएफआर घट गया है, आपका जो इफरेंट आर्टेरियल का स्मूथ मसल है इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका जीएफआर क्या हो गया है? घट गया है। आपका इफरेंट आर्टेरियल का स्मूथ मसल, चलिए लिख देते हैं, स्मूथ मसल है ये खुद को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। स्मूथ मसल क्या करा देगा? कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। बताओ जरा ये क्या हो जाएगा उसके बाद? प्रेशर ज्यादा लगेगा। जीएफआर घट गया है, आपका इफरेंट आर्टेरियल का स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इफरेंट आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, वही वाला हाल है एफरेंट आर्टेरियल आ रहा है और इफरेंट आर्टेरियल यहाँ से निकल रहा है। अच्छा इफरेंट आर्टेरियल को गाड़ी धोते समय पाइप का मुंह को दबा देते हैं, दबाने से क्या होता है? प्रेशर और ज्यादा होता है। इफरेंट आर्टेरियल का आप और पतला कर दीजिए, यहाँ पे बोलिए प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से छनाने का जो प्रोसेस है, जो फिल्ट्रेशन होने का प्रोसेस है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ज्यादा। इसी की वजह से इफरेंट आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इंक्रीज कर जाता है। अब बताइए फिल्ट्रेशन इंक्रीज मतलब जीएफआर इंक्रीज, फिल्ट्रेशन इंक्रीज मतलब जीएफआर भी इंक्रीज ना, तो जीएफआर अभी डिक्रीज था, अभी जीएफआर क्या हो गया? बढ़ गया। बस अपना काम कर दिया। ये ऑटो मायो रेगुलेशन टर्म के साथ पूरा मैकेनिज्म आपके दिमाग में घूमना चाहिए। पहला वाला क्या है? ऑटो मायो रेगुलेशन। ऑटो का मतलब खुद से, मायो का मतलब मसल। कौन सा मसल? स्मूथ मसल। किसका स्मूथ मसल? इफरेंट आर्टेरियल का। स्मूथ मसल खुद को क्या करा देगा? कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। इफरेंट आर्टेरियल क्या हो जाएगा? डायमीटर नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से जीएफआर इंक्रीज कर जाएगा। हो गया, काम बन गया, जीएफआर इंक्रीज करना होता कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका हार्मोनल रेगुलेशन। यहाँ भी नाम में काम है। हार्मोन का मतलब वही हार्मोन वाला फेट फैक्टर यहाँ पे, यहाँ एडीएच काम में आता है। कौन काम में आएगा? एडीएच काम में आएगा। ये कब काम में आएगा? फिर वही जहाँ पे जीएफआर घटा हुआ रहेगा, जीएफआर घटा हुआ रहेगा, एडीएच जीएफआर घट जाएगा। आपका ब्लड वेसल के अंदर, आपका जो पूरा बॉडी में जो ब्लड वेसल दौड़ता है ना, वहाँ पे बहुत सारा कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। कीमो रिसेप्टर का मतलब केमिकल को रिसीव करने वाला, या बोल सकते हैं ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ऑस्मो रिसेप्टर का मतलब ऑस्मोलैरिटी को रिसीव करने वाला। ऑस्मोलैरिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है? आपका ब्लड वेसल में ऑस्मो रिसेप्टर या कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसको पता चल चुका है कि आपका जीएफआर अभी घटा हुआ है। वो जाकर के आपका हाइपोथैलेमस को बोलेगा, अरे भैया अभी आपका जो है जीएफआर घटा हुआ है। हाइपोथैलेमस बनाएगा क्या? एडीएच को भेजेगा किसके पास? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास भेजेगा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कराएगा क्या? एडीएच रिलीज कराएगा। अब बताइए तो एडीएच क्या करेगा? कहाँ से? डीसीटी से। एडीएच डीसीटी में जाएगा और डीसीटी से पानी को रीअब्सॉर्ब करेगा। अब बताइए ज्यादा से ज्यादा पानी आपका रीअब्सॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से आपको प्यास वगैरह ज्यादा लगेगा क्या? ज्यादा पानी पीजिएगा, ज्यादा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और आपका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा और आपका जीएफ इंक्रीज कर देगा। थर्ड मैकेनिज्म क्या है? रास। इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में इसको देखेंगे। और लास्ट मैकेनिज्म आपका है थर्ड क्या था? दोनों देख चुके हैं, रास अभी देख रहे हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। देखेंगे अभी सभी का फंक्शन क्या है। देखिए ये बोमेंस कैप्सूल वाला पोर्शन को हम थोड़ा सा जूम। अभी तक आप जितना भी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखे होंगे, आप ऐसा स्ट्रक्चर देखे हैं नेफ्रॉन।
ही स्ट्रक्चर देखे हैं क्या? कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आप अभी तक नेफ्रॉन का देखें। एक्चुअल में आपका बॉडी के अंदर नेफ्रॉन ऐसा प्रेजेंट होता ही नहीं। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो डीसीटी वाला पार्ट है ये मुड़ के सामने आता है और यहाँ से गुजरता है। मतलब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और ठीक से बनाए तो ये कुछ ऐसा रहता है, कुछ ये इस तरीके का प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसा आपका प्रेजेंट होता है। मतलब हाँ, ये आपका हो गया बोमेंस कैप्सूल, ये क्या है? पीसीटी, ये क्या है? डिसेंडिंग लूप, ये क्या है? असेंडिंग लूप, ये क्या है? डीसीटी। अभी तक जितना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप देखे हैं पूरा का आपका कॉन्सेप्ट को हिला दिया। ये देखिए बीसीटी एकदम बोमेंस कैप्सूल के नजदीक आ गया है। बीसीटी का वो वाला पोर्शन हम रिपीट कर रहे हैं, बीसीटी का वो वाला पोर्शन जो बोमेंस कैप्सूल के पास रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैकुला डेंसा। क्या बोलते हैं? मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा सेल का ग्रुप का नाम है। बहुत सारे सेल्स के ग्रुप का नाम क्या है? मैकुला। ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो रेस्पॉन्सिबल होता है आयोनिक कंसंट्रेशन के लिए। ये सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मैकुला डेंसा। सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन घटेगा बढ़ेगा तो मैकुला डेंसा पे इफेक्ट मारेगा। इसका कंसंट्रेशन घट जाएगा तो मैकुला डेंसा एक्टिव हो जाता है। चलिए अब फिर से बोल रहे हैं, मैकुला डेंसा क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। किसका? बीसीटी का। बीसीटी का वो पार्ट जो बोमेंस कैप्सूल के सामने आया है, इसको क्या बोलते हैं? मैकुला डेंसा बोल रहे हैं। चलिए इसी को अगर हम ऐसा करके काट दें, क्रॉस सेक्शन लें, तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या? ये जो डीसीटी यहाँ से गुजर रहा होगा, ये डीसीटी जो गुजर रहा होगा उसको हम अगर ऐसा क्रॉस सेक्शन लिए तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या? ट्यूब्यूल है। ये इसलिए देखिए डीसीटी लिख दिया, ये आपका डीसीटी यहाँ से गुजरा हुआ है। इधर से क्या आया है? एफरेंट आर्टेरियल। इधर आया है एफरेंट आर्टेरियल, क्या निकला है? एफरेंट आर्टेरियल निकला। इधर फिल्ट्रेशन वगैरह का काम चल रहा है, मैकुला डेंसा वगैरह यहाँ पे काम चल रहा है। इसी जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग बोलते हैं JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस। क्या बोलते हैं इसको? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस बोलते हैं। ये पूरा का पूरा एपैरेटस को हम लोग JGA बोलते हैं। बताइए JGA के अंदर क्या क्या कंपोनेंट हो गया? फिर JGA के अंदर कुछ कंपोनेंट आता है, जैसे कि मैकुला डेंसा आ जाएगा इसके अंदर, जेजी सेल आ जाएगा, जेजी सेल आ जाएगा इसके अंदर, और आपका लेसिस सेल इसके अंदर। मैकुला डेंसा हम बोल चुके हैं रिस्पांसिबल फॉर आयोनिक कंसंट्रेशन, बोले ना? सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन के लिए रिस्पांसिबल होगा, आयोनिक कंसंट्रेशन के लिए मैकुला डेंसा रिस्पांसिबल होगा। जेजी सेल क्या करेगा? ये रिलीज करता है रेनिन। जेजी सेल क्या काम करेगा? रेनिन को रिलीज करेगा। लेसिस सेल क्या करेगा? इसका इसमें कुछ काम नहीं है, ये कुछ और ही काम करता है। ये आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। लेसिस सेल का यहाँ पे कुछ फंक्शन नहीं है, ये क्या करता है? स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोएसिस, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। ये दोनों का इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे, मैकुला डेंसा और जेजी। ये सब एपैरेटस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और एक ये रिएक्शन है, एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। ये हार्मोन को सिंथेसिस कौन करता है? लीवर इस हार्मोन को बनाता है। लेकिन ये एक प्रो हार्मोन है, मतलब एक इनएक्टिव हार्मोन है, ये काम करने के लायक नहीं है। इसको एक्टिवेट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इनटू एंजियोटेंसिन 1 में बाय द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। रेनिन को कौन सीक्रेट करता है? जेजी सेल। देखो ना, जेजी सेल क्या सीक्रेट करता है? रेनिन को रिलीज करता है। यही रेनिन हेल्प करता है एंजियोटेंसिन 1 बनाने में, और एंजियोटेंसिन 1 को फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है एंजियोटेंसिन 2 में बाय द हेल्प ऑफ ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ACE क्या बोलेंगे? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ACE को कौन देता है? लंग्स देता है। और फाइनली आपका एंजियोटेंसिन 2 बन करके तैयार हो गया है। ये आपका JGA का रोल देखिए। मान लीजिए अगर आपका JG सेल नहीं होगा तो रेनिन रिलीज होगा? रेनिन रिलीज नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन 2 तक बनेगा? नहीं बनेगा। काहे कि एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? रेनिन हेल्प कर रहा है।
तो ये हेल्प, ये जो काम लग रहा है इसका इंपॉर्टेंस है जेजीए का। इसके ये रिएक्शन हमको अल्टीमेटली चलाना था, एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन 1 फिर एंजियोटेंसिन 2, यहाँ तक हमको बनाने का मेरा गोल था। इसको बनाने के लिए हमको जेजी सेल का रेनिन का काम लग रहा था, उसका काम लगा है और फाइनली हम बना दिए एंजियोटेंसिन 2 तक बना दिए। लेकिन फायदा क्या, एंजियोटेंसिन 2 के लिए हम लोग उतना मारामारी क्यों कर रहे हैं, ये क्या होने वाला है इससे। एंजियोटेंसिन 2 जैसे ही बन गया, यहाँ से एंजियोटेंसिन 2 3 टाइप का फंक्शन करता है। पहला फंक्शन ये करेगा एंजियोटेंसिन 2, हमको यही बनाना था, यही हमारा टारगेट था, बन चुका है। देखिए ये काम क्या क्या करता है। पहला काम ये करेगा वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगा और खास करके ये इफरेंट आर्टेरियल के अंदर काम करेगा। इफरेंट आर्टेरियल का जो डायमीटर था, मान लीजिए इफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर इतना था, इसको घटा करके कम कर देगा, ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगा एंजियोटेंसिन 2। सेकेंड काम करेगा ये एल्डोस्टेरॉन का सिंथेसिस को इंक्रीज कर देगा। एल्डोस्टेरॉन का सिंथेसिस कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अरे एल्डोस्टेरॉन को बनाता कौन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है। एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगा फ्रॉम BC, ये काम हो जाएगा। थर्ड नंबर पे ये आपका हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करता है और हाइपोथैलेमस ट्रिगर होते ही आपको पानी ज़्यादा प्यास लगने लग जाता है, थर्स्ट आपका इंक्रीज कर जाता है, पानी आप ज़्यादा पीजिएगा जिसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, आपका GFR इंक्रीज कर जाएगा। हमको करना भी तो यही था ना, GFR को इंक्रीज कराना था। देखिए ये तीनों फंक्शन होता है एंजियोटेंसिन 2 का। नंबर 1 क्या करेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर करेगा, इफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर को कम कर दिया, वही वाला हाल है फिर से, इफरेंट आर्टेरियल को नैरो कर दिया है जिसकी वजह से यहाँ पे GFR ज़्यादा हो जाएगा। एल्डोस्टेरॉन का मात्रा को इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से BCT से सोडियम को खींचेगा ज़्यादा, GFR इंक्रीज कराएगा। थर्ड नंबर पे हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करेगा जिसकी वजह से आपको पानी का प्यास लगेगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और GFR इंक्रीज करेगा। ये क्या सोडियम आयन, अच्छा सोडियम आयन जैसे बाहर जाएगा तो पानी भी तो उसके साथ बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाँ पानी अपना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। तो सोडियम जब बाहर गया तो पानी भी उसको फॉलो करता करता बाहर जाएगा, जिसकी वजह से पानी बाहर जाएगा तो और पानी खींचेगा और आपको ओवरऑल जो GFR है वो इंक्रीज कर जाएगा। थर्स्ट से भी सेम चीज़ है, पानी खींच रहा है और पानी प्यास लग रहा है और पानी पी रहे हैं, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, GFR इंक्रीज कर रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, सब कुछ को इंक्रीज कर रहा है। ये आपका रोल है एंजियोटेंसिन 2 का, इसीलिए हम इसको बनाने के लिए इतना मेहनत कर रहे थे। एंजियोटेंसिन 2 बन गया, ये तीनों काम किया, आपका GFR को इंक्रीज कर दिया, बस कार्य खत्म हो गया। देखिए जैसे कि हम पहले बताए थे कि 4 चीज़ आपका किडनी का फंक्शन को रेगुलेट करता है, ऑटोमाइन रेगुलेशन, हार्मोनल कंट्रोल, रास, तीनों पढ़ चुके हैं। ये तीनों कब काम करेगा, जब GFR आपका घटा हुआ रहेगा। घटा हुआ GFR को ये क्या करेगा, इंक्रीज करा देगा। GFR इंक्रीज कर लेना जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, GFR को डाउन करना भी जरूरी है और उसके लिए काम करता है आपका लास्ट मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एक ये हार्मोन का नाम है, ये हार्मोन आपका सिक्रीट करता है हार्ट। अभी देखिए आपका GFR इंक्रीज हो गया है, वो तीनों की मदद से क्या हो गया था, GFR इंक्रीज कर गया था। GFR इंक्रीज कर गया है मतलब आपका पूरा का पूरा सर्कुलेशन इंक्रीज कर गया है, आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया है तो हार्ट को पता नहीं चलेगा, हार्ट से तो होता हुआ सब ब्लड जाता है, हार्ट को पता चल गया। अभी हार्ट के अंदर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा, तो हार्ट क्या दुबला पतला रहेगा कि पूरा स्ट्रेच रहेगा, पूरा स्ट्रेच रहेगा। हार्ट जब ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा ना तो हार्ट को पता चल जाएगा कि अभी वॉल्यूम कैसा हो गया है, इंक्रीज कर गया है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है। और जैसे ही हार्ट इंक्रीज स्ट्रेच करेगा तो हार्ट का चैम्बर को हम लोग एट्रिया बोलते हैं ना, ऑरिकल या एट्रिया बोलते हैं ना, एट्रिया। ये एट्रिया स्ट्रेच हो जाएगा जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो हार्ट का एट्रिया स्ट्रेच कर जाएगा। हार्ट का स्ट्रेच्ड एट्रिया रिलीज करता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं ANF को ये रिलीज कराएगा। ANF क्या करेगा ना, ये जाकर के जेजी सेल को रोक देगा, नेगेटिव मारेगा जेजी सेल पे। ANF क्या करेगा,
नेगेटिव मानेगा। अभी बताइए जेटी सेल नेगेटिव हो गया, रेनिन क्या होगा? नहीं बनेगा। हाँ नेगेटिव कम बनेगा, रेनिन बताइए कम बनेगा, रास क्या होगा? कम करेगा। हाँ रास काम नहीं करेगा, रास काम नहीं करेगा तो जीएफआर क्या हो जाएगा? इस तरीके से जीएफआर को कम किया जाता है। बस बोलो कोई दिक्कत है यहाँ से? फिर से हम बोलते हैं आपका हार्ट जब ओवर स्ट्रेस हो जाएगा, आर्टरी जब पूरा फैल जाएगा, क्या रिलीज करेगा? एएनएफ किसके पास जाएगा? जेटी सेल के पास। क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, कम काम करवाएगा। रेनिन जिसकी वजह से कम करेगा, कम रिलीज होगा, जिसकी वजह से रास कम काम करेगा, कम ऑपरेट करेगा, जिसकी वजह से आपका जीएफआर डिक्रीज कर जाएगा या जीएफआर आपका नॉर्मल हो जाएगा। बस चौथा वाला जो था आपका जीएफआर को नॉर्मल कर दिया, दैट्स ऑल।